नमस्कार। राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले की जो हम ऑनलाइन क्लासेस चली थी तो हम लोगों ने मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली पे एक चर्चा मैंने प्रस्तुत की थी। आज उसी क्रम में हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है या इस्लामिक शिक्षा प्रणाली है, उस समय जो क्या क्या शिक्षण विधियाँ थी। तो उस समय कुछ मुख्य शिक्षण विधियाँ इस प्रकार थी। पहला, अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि। उसके बाद भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि। और तीसरे नंबर पर तर्क विधि, चौथे नंबर पर स्वाध्याय विधि और पांचवें नंबर पर प्रदर्शन, प्रयोग एवं अभ्यास विधि। इसके अतिरिक्त इन विधियों के अतिरिक्त भी एक विशेष नियम के अनुसार जो है शिक्षा को चलाया जाता था, जिसमें था पहला, शिक्षा का जो माध्यम था वह अरबी और फारसी भाषा में होनी चाहिए थी। और उसके बाद जो शिक्षा में जो है नायकी पद्धति का प्रयोग होने लगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि। तो कि जैसा कि भारत में वैदिक काल शिक्षा से ही जब शिक्षा का आरंभ हुआ भारत में, तो तभी से जो है कुछ विधियों के द्वारा ही विधियाँ जो बनाई गई थी और उसके द्वारा ही शिक्षा को संचालित किया जाता। तो उन विधियों के अनुसार ही अनुरूपिता की जो है शिक्षार्थी जो है आसानी से जो विषय वस्तु है, गूढ़ता है, उसको समझ सके और उसका अर्थ वो अच्छे से समझ सके। तो इन विधियों को अपना के शिक्षक जो है शिक्षार्थी को शिक्षा देता था। तो वैदिक काल में ही अनुकरण और अभ्यास विधि का आरंभ हो चुका था। उसके बाद बौद्ध काल में भी इसका प्रयोग हुआ और जब मध्यकाल यानी इस्लामिक शिक्षा आई तो उसमें भी अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि का प्रयोग किया गया। यह विधि प्रायः प्राथमिक स्तर यानी कि जब बच्चा मक्तब में प्रवेश लेता था तब इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। तो इसमें जो है शिक्षक यानी जो शिक्षक था वह कुरान शरीफ की कुछ आयतों को, पहाड़ों को और जो वर्णमाला थी जो उसका वह उच्चारण करता था और बच्चे जो है उसका अनुकरण करते थे और उसकी आवृत्ति यानी बार बार उसको दोहरा के उसका अभ्यास करते थे, फिर उसे स्मरण यानी कि उसको याद करते थे। इसी प्राथमिक स्तर पे बच्चों को लेखन और सुतलेख और रटने का भी अभ्यास इसी प्राथमिक शिक्षा में प्रायः प्रारंभ कर दी गई थी। इसके बाद आते हैं भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि। भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि और हाँ, इसी अनुकरण में जो है तख्ती और सरकंडे के कलम का आरंभ हो चुका था। बच्चे तख्ती और उससे सरकंडे के कलम से लिखना और स्याही से लिखना आरंभ कर चुके थे। और भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः उच्च शिक्षा के अंतर्गत की जाती थी। तो जैसा कि मदरसे का अर्थ है भाषण देना, यानी कि जो शिक्षक था वह मदरसे में बच्चों को भाषण विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाता था और उस समय उच्च स्तर पर भाषण विधि से ही पढ़ाया जाता था। इसलिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं को मदरसा कहा जाता था। और भाषण का विकसित रूप है व्याख्यान और व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर करती है व्याख्यान में आए तथ्यों की व्याख्या पर। तो उस समय जो है मदरसों में सैद्धांतिक विषय जो पढ़ाए जाते थे वो इन्हीं तीन विधियों के द्वारा पढ़ाए जाते थे। इसके बाद आते हैं, अब हम जानते हैं तर्क विधि। तर्क विधि जो है प्रायः दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों में इसका प्रयोग होता था और यह वैदिक और बौद्ध जो शिक्षा की जो तर्क विधि थी उससे यह भिन्न था। इसके बाद आते हैं स्वाध्याय विधि। तो जैसा कि स्वाध्याय विधि का जो प्रयोग वैदिक काल से ही आरंभ हो गया था, वैदिक काल के बाद बौद्ध काल था उसमें भी स्वाध्याय विधि का प्रयोग होता था। उसी के अनुसार स्वाध्याय विधि का प्रयोग मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में भी आरंभ हो गया था।
जब बच्चा उस समय जब जो राजा थे वह शिक्षा पर बहुत खर्च करते थे, यानी कि खुलकर जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें दान देते थे, और जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ताकि वो शिक्षा के माध्यम से कर सके। तो जो शासक था वह जब मकतब और मदरसों में धन को खोलकर दोनों हाथों से उसने खर्च करना आरंभ किया, तो फिर बच्चे जो थे बहुत से मदरसे और मकतब का मुसलमान बादशाह जो थे वह जो है ग्रंथों के हस्तलिखित उस पर खुलकर दान देने लगे और पुस्तकालयों का निर्माण होने लगा। तो उसमें जब उच्च शिक्षा में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे तो वह स्व अध्याय विधि के माध्यम से वह शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके बाद आते हैं प्रदर्शन प्रयोग एवं अभ्यास विधि। इसका भी प्रयोग प्रायः उच्च शिक्षा में किया जाता था, और जो है इसमें कला कौशल व्यावसायिक शिक्षा आदि का जो है जो शिक्षक जो रहता था वो उसका प्रदर्शन कर, प्रयोग कर और बार बार अभ्यास कर उसको बच्चों को सिखाता था। इसके अंतर्गत पशुपालन हुआ, शिल्प कला हुआ और गृह कला हुआ और आदि कई तरह के कौशलों का जो व्यवसायिक कौशल थे उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद आते हैं, हम जानते हैं जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो शिक्षा विज्ञान इसमें विशेष क्या था। तो इसमें जैसा कि वैदिक काल में जो विशेष में शिक्षा का जो माध्यम था वह संस्कृत था, बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वह पाली था। उसी तरह से जब मध्यकाल यानी इस्लामिक शिक्षा का आरंभ हुआ तो उसमें जो शिक्षा का माध्यम था अरबी और फारसी था। तो जो बच्चों को जब पढ़ाते थे मकतब और मदरसों में तो उसे अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान होना था और उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाती थी। और नायकी पद्धति, इसके बाद आते हैं नायकी पद्धति। नायकी पद्धति जैसा कि नायकी पद्धति का भी आरंभ वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था और इसका भी प्रयोग बौद्ध काल शिक्षा के अंतर्गत किया जाता था। उसी तरह से मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में भी नायकी पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। नायकी पद्धति से यह लाभ था कि इसमें एक तो पहले शिक्षकों की यदि कमी रहती थी तो उसकी पूर्ति हो जाती थी। दूसरा, जो शिक्षार्थी था वो अपने जो शिक्षा काल का समय था उसी में से वह उसी टाइम के दौरान मतलब वह जो है शिक्षा का जो शिक्षक जो ट्रेनिंग है उसका आरंभ हो जाता था। इससे जो प्रखर और तेज बच्चा था वो अपने से जो छोटे बच्चे थे उनको वह पढ़ाता था। इसके बाद हम ये तो मुख्य कुछ शिक्षण विधियां थी, इनके माध्यम से जो था मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली को चलाया जाता था, जिसमें अनुकरण, अभ्यास, भाषण, व्याख्यान, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन, प्रयोग, अभ्यास विधि, विशेष में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी, नायकी पद्धति। इसके बाद आइए हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली थी इसमें अनुशासन का क्या अपना भूमिका था। तो जैसा कि इसमें भी जो अनुशासन था बहुत कठोर था और मध्यकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें जो अनुशासन था इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें जो है जो शिक्षक हैं उनके आदेश और मकतब और मदरसों में जो बनाए गए नियम थे उसका पालन ही अनुशासन था। और इसमें जो था जो है बच्चे जो है जो शिक्षार्थी हैं वो अपने शिक्षकों का पूर्ण रूप से आदेश का पालन करते थे और जो मकतब और मदरसे हैं उनके द्वारा बनाए गए जो नियम थे उसका वो पालन करते थे। हाँ, इनमें ये था कि जो इस्लामिक कानून जो था, शरीयत जिसे इस्लामिक कानून जो था उसका पालन भी करना होता था। और इसके बाद आते हैं, हम जानते हैं, हाँ इसमें ये भी था कि यदि कोई बालक अपने गुरु की शिक्षक की अपने जो उस्ताद उसकी बात नहीं मानता था तो उसे शारीरिक दंड दिया जाता था, जो आज की भाषा में दमनात्मक दंड कहा जाता है। इसका अर्थ होता है यानी कि पूर्णतः खत्म करना। शारीरिक दंड में उन्हें बेतों से पीटा जाता था, उन्हें बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था और उन्हें मुर्गा बनाया जा इत्यादि कई तरह के शारीरिक दंड दिए जाते थे। और जो कि वैदिक काल और बौद्ध शिक्षा में इसका पूर्णतः निषेध था, शारीरिक दंड हम बच्चों को नहीं देते थे। इसके बाद आते हैं, हम जानते हैं शिक्षक या उस्ताद। तो जैसा कि बौद्ध काल में जो शिक्षक था उसे बौद्ध काल में
वैदिक काल में शिक्षक को गुरु कहते थे, बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय या उपाध्याय कहते थे। उसी तरह से मध्यकाल शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। तो जो ये शिक्षक होता था, इसे तो सबसे पहले क्या है, इस्लाम धर्म को मानने वाला होना चाहिए और इस्लाम जो शिक्षा है उसको यह स्वीकार करता है। इसे उर्दू और फारसी की बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उच्च शिक्षा यह प्राप्त करो तो वो शिक्षक बन जाता था। हाँ, उन्हें जो है मकतब और मदरसों में पढ़ाने के लिए अच्छी खासी जो थी मोटी रकम मिलती थी, यानी तनख्वाह उनको दी जाती थी और इनका जो जीवन था वो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था। जैसा कि पैगंबर साहब ने बताया था कि मानव जीवन केवल एक बार मिलता है और इस जीवन में रहकर हमें सांसारिक सुखों का भोग कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम जानते हैं शिक्षार्थी की क्या भूमिका थी। तो मध्यकाल में जो शिक्षार्थी था इसे शागिर्द कहते थे और जैसा कि वैदिक काल में जो शिक्षार्थी था, जो छात्र था, उसे शिष्य कहते थे और वैदिक काल में बौद्ध काल में सामनेर कहते थे और मध्यकाल में इन्हें शागिर्द कहते थे। तो ये जो शागिर्द थे, जैसा कि जो बौद्ध काल और वैदिक काल था उसमें जो शिष्य है जो अपने गुरु को एक आदर्श या समर्पण के भाव से उनका इज्जत करता था। परंतु जब मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली आया तो यह डर की भावना से अपने गुरु को इज्जत करता था। यानी कि कहने का तात्पर्य, छात्र जो था बहुत अनुशासन और बहुत नियम कानून से रहता था। इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी और लेकिन इन्हें ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का पूरा उनको मिलता था कि वो आराम से जीवन अपना जी सके। जैसा कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षार्थी था उसका जो जीवन था बहुत कठोर था, परंतु इसमें जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है इसमें जो शिष्य का जो जीवन था बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था। जैसा कि इन्हें कालीन पे सोना होता था, इन्हें भोजन में बहुत अच्छे भोजन मिलते थे। अब आइए हम जानते हैं गुरु शिष्य का क्या संबंध। तो जैसा कि शुरू से ही वैदिक काल से लेके बौद्ध काल तक, फिर उसके बाद से मध्यकाल, गुरु शिष्य का संबंध जो था बहुत अच्छा था और इसमें भी गुरु शिष्य का संबंध अच्छा था। जो शागिर्द होता था अपने उस्ताद की सभी बातें मानता था और उसी के हिसाब से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता था। हाँ, यही वही जैसा कि मैंने बताया कि लेकिन जैसे बौद्ध काल और वैदिक काल में जो है शिष्य अपनी गुरु के सम्मान करते थे और वो भी बिना किसी भय के, परंतु मध्य काल में जो है गुरु को वह सम्मान भय के कारण करते थे कि कहीं हमें कोई दंड न मिल जाए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, हमने उसका सामान्य परिचय जाना, उसकी शिक्षण विधियां जानी, उसके क्या पाठ्यक्रम थे, उसके शिक्षा के क्या स्तर थे और फिर उसके बाद उसमें जो भाषा का क्या माध्यम था। और इस तरह से मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली आज समाप्त होता है। अगली कक्षा फिर में हम आरंभ करेंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।